नमस्कार, लोकल न्यूज़ 31 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऐसे राजनीतिक शख्सियत मौजूद हैं जो 3 चुनाव लड़ चुके हैं और हाल ही में उनकी चर्चा इस बात को लेकर ज़्यादा हुई थी कि वो बागेश्वर में जो उपचुनाव हुआ था उसमें मात्र 2400 वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए थे। तो हालांकि वो उसको हार नहीं मानते हैं, वो मामूली अंतर से वो चुनाव हारे थे और इस बार भी अब 2027 में चुनाव होने वाले हैं और उनकी क्या रणनीति होगी और भविष्य की क्या योजनाएं हैं, किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना चाहेंगे और उनकी नज़र में कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है, किसकी वो चुनौती मानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बसंत कुमार, अधिवक्ता, हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं, बागेश्वर की राजनीति में बड़ी एक बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं, ज़मीनी स्तर पर भी पकड़ रखते हैं, लोगों में अच्छी उनकी पकड़ रहती है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद साहब। सर, 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो कैसे आप इसको देखते हैं? क्या इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? क्योंकि वे 3 चुनाव आप पहले लड़ चुके हैं, तो हर बार आपने अपने जो गैप था उसको कम करने का काम किया। फाइनली आप 2400-2000 तक पहुंचे हैं, ये अंतर से चुनाव हारे हैं, तो इस बार क्या संभावना है, कैसे देखते हैं सर? देखिए पांडे जी, मेरा जो चुनाव का जो इतिहास रहा है, मैं जब 16, 17, 18 साल का था तब से मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गया था। मैंने बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की और मैं ज़िले में विभिन्न पदों में रहा, प्रदेश में भी रहा। उसके बाद फिर जब बहुजन समाज पार्टी का जनाधार मुश्किल यहाँ पर बढ़ नहीं रहा था, उसके बाद हमने आम आदमी पार्टी में अपनी जगह बनाई और प्रदेश स्तर पर राजनीति की और प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए हम आगे बढ़े। और उसके बाद जब 2023 में ये समीकरण बना कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला है और उस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रताड़ित तो जो आम जनता है वो मुखर हो रही थी कि बदलाव होना चाहिए। और ख़ासकर ये एक राजनीतिक बदलाव पूरे प्रदेश का नहीं बल्कि एक विधानसभा में चूँकि दुर्भाग्य से चुनाव करने का मौका, दोबारा उपचुनाव का जो है कि ओर जाना पड़ा बागेश्वर की जनता को, तो उसमें मेरे द्वारा ये कदम उठाया गया कि मेरे द्वारा कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे ये आशीर्वाद दिया कि आप बागेश्वर से चुनाव लड़िए। पर सवाल राजनीतिक रूप से मैं ये वृतांत, ये कहानी क्यों बता रहा हूँ, इस सब के पीछे का कारण ये है कि राजनीति से कुछ कमा लेंगे, राजनीति से अपने बच्चों को कुछ खिला लेंगे या फिर राजनीति से कुछ अपने लिए बना लेंगे, ऐसा हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में राजनीतिक रूप से अपने आप को किसी तरीके से मजबूत बनाएंगे, ऐसा संकल्प नहीं रहा। राजनीति मेरे लिए मात्र समाज सेवा, मात्र जनता की सेवा और राज्य का उत्थान है। मैं ये समझता हूँ कि मैंने शुरुआत ही वहीं से की। पहले अगर शुरुआत ऐसे होती, हम भी और लोगों की तरह जो कहते हैं कि मैंने कांग्रेस में जाके जगह बना ली, मैंने भारतीय जनता पार्टी में जाके जगह बना ली, वो अन्यत्र कुछ नहीं करते। जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नाम से जो लोग वोट डालते हैं, वो किसी भी आदमी को चुनाव का टिकट दे देते हैं, तो उस टाइम पर जो है वो जनता उनको वोट दे देती है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि रानीखेत से यहाँ आकर चंदन रामदास जी चुनाव जीत गए और हम अपने प्रयासों से चुनाव नहीं जीत पाए। ये हमारा जो है संघर्ष के बावजूद भी नहीं, और तब हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में मैं समझता हूँ कि हमारा उद्देश्य राजनीति से पैसा कमाना, राजनीति से जीवन में कुछ भ्रष्टाचार करना या कुछ अन्य तरीके से अपने को मजबूत करना नहीं है। राजनीति से हमें बागेश्वर की जनता की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। क्वेश्चन आपका ये है कि दोबारा से आप क्या इस लाइन पे इस पर कदम उठाएंगे? तो मैंने शायद अपने बड़े लंबे वृतांत में भावार्थ आपको दे दिया है कि सेवा करना मेरा मकसद है और हमने अपने आप को 2027 की तैयारी है, लगे हैं आप? यस, हमने अपने आप को स्टैब्लिश किया, उसके बाद चुनाव लड़ने की ओर हम गए। तो जब हम उन परिस्थितियों में चुनाव लड़े हैं तो अभी 30,000 लोगों का मनोबल तो नहीं तोड़ सकता मैं।
ये अच्छा, मेरा जब आप चुनाव लड़ते हैं तो हर बार आप चुनाव लड़ने के साथ साथ हर बार आप दल भी बदल देते हैं। ये लोगों में भी एक संशय ये रहता है कि अब अगला चुनाव अगर आप लड़ेंगे तो कि 2027 में कांग्रेस से ही रहेंगे या फिर किसी नए दल की, मैं आपको देखे हैं। ये ऑब्जर्वेशन हो सकता है जनता का और विरोधियों का, और हो सकता है कुछ विद्वान पत्रकारों का भी जो है ये हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है ये ऑब्जर्वेशन। पर मैं आपको बता दूं, जीवन में एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूं, यथार्थ में, और यथार्थ को बदलना मेरे बस में भी नहीं होता और आपके बस में भी नहीं होता। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब भारत में कंप्यूटर आ रहा था ना, तो ये जो समाजवादी पार्टी है वो धुर विरोधी थी उसकी। भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ा विरोध किया कि कंप्यूटर भारत में नहीं आना चाहिए, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बीजेपी ने तो ईवीएम का विरोध किया, इसका भी, कंप्यूटर का भी विरोध किया। तो समाजवादी पार्टी ने तो धुर विरोध किया। पर लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का नाम इसलिए ले रहा हूं, जब उसकी सरकार आई उत्तर प्रदेश में तो उसी समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटने का काम भी किया था। तो हम ये समझते हैं कि यथार्थ को हमें नहीं भूलना चाहिए। यथार्थ हमारे कंट्रोल में नहीं है। परिस्थितियां कहां पर क्या करेंगी मुझे नहीं पता है, पर बागेश्वर की जनता की सेवा का मन बना रखा है। एन के एन कारण बागेश्वर की सेवा करने की जनता की सेवा करनी है। और मेरा जो कदम उठाना या फिर मेरा प्रैक्टिकल, मेरी सोशल इंजीनियरिंग कभी ख़राब नहीं हुई। ख़राब इसलिए नहीं हुई, जब मैं फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा तो तब भी लोगों ने बोला कि बागेश्वर में त्रिकोणीय मुकाबला है। पत्रकारों की ये लाइन अभी भी अखबारों में मिल जाएगी आपको। और जब मैं दूसरी बार चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी से, तो तब भी लोगों ने बोला कि बागेश्वर में त्रिकोणीय मुकाबला है, और मैं 11,000 से बढ़ के 16,000 में पहुंचा। और तीसरी बार जब मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा तो मैं 30,000 में पहुंचा। अब मैं खाली 2,000 पीछे हूं, और अगली बार के चुनाव में मैं समझता हूं कि 2027 में ये आंकड़ा 50,000 में पहुंच जाएगा या फिर 1 लाख में पहुंच जाएगा। बागेश्वर की अधिकांश जनता के दिलों में अपनी जगह बनाना, अपना प्यार स्नेह बनाना, अपनत्व पैदा करना, ये मेरी लेकिन दल कौन सा होगा वो उसी समय पता चलेगा। नहीं, ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं? अभी मैं जिस दल में हूँ उस दल में हूँ, और ऐसी कोई परिस्थिति मुझे यथार्थ की नहीं दिखती है कि मुझे कोई दल बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे ऐसी परिस्थिति नहीं दिखती है। पर जो राजनीतिक विमर्श करता है, जो विचारक हैं, जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उनका मानना कुछ भी हो सकता है। इस पर मैं इतना गहरा सोच नहीं पाता हूँ, मेरी बस की बात नहीं है। वो तो कहते हैं ना, उनका नाम लिखा होता है, राजनीतिक विचारक लिखा होता है, बड़े टेलीविजन स्क्रीन पे आते हैं, उनके विचारों में कुछ भी हो सकता है। वैसे भी अब आपके सामने 2 ही दल बचे हुए, भाजपा बची है, यूकेडी बची हुई है। अब देखिए और उनमें मैं जा नहीं सकता। आप ये समझ सकते हो कि यूकेडी और भाजपा में मैं नहीं जा सकता। उसके पीछे कारण है, और ये बात को समझना पड़ेगा। मेरी एक विचारधारा भी है, और वो विचारधारा जिस तरफ जो है झुकी है, उस तरफ तो मैं जा चुका हूँ। अब जिस तरफ आप बोल रहे हो उस तरफ शायद मेरी विचारधारा अलाउ नहीं करेगी। विचारधारा को कितना, राजनीति में विचारधारा बड़ी इंपॉर्टेंट तो होती है। हाँ, तो आप कितना मानते हैं? क्योंकि अब जिन दलों में आप रहे हैं, आम आदमी पार्टी, मैं समझता हूँ कि परिस्थितियों बस आदमी जो है विपरीत विचारधाराओं में भी अपना कदम उठाता है जनता के हितों के लिए, लेकिन क्या है कि वहाँ फिर वो घुट कर जीता है। बहुत सारे नेताओं को मैंने ऐसा देखा है। हाँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक बार MP बनाया था उदित राज जी को, लेकिन उदित राज जी वहाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए, आपने देखा होगा। तो क्योंकि वो बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते लड़ते वहाँ पहुँच गए थे। तो ये परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। इसलिए अपने जैसे विचारों के, अपने जैसे माहौल के लोगों की भी आवश्यकता होती है अच्छा जीवन जीने के लिए। सर, ये उपचुनाव का मामूली अंतर से हार गई। वो हार की टीस, जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे उसी कमरे में आपसे मिला था तो आप हल्के बीमार भी थे उस वक्त, तो आपको बड़ी हमने परेशानी में देखा था उस वक्त। तो ये टीस कितनी परेशान करती है आपको आज भी, क्योंकि अब तो लंबा वक्त बीत चुका है। देखो, हाँ, तब होता है जब नई चोट लगती है, घाव होता है, दर्द भी होता है, वास्तविकता है। पर लेकिन धीरे धीरे प्रकृति का ये चलन है। प्रकृति ने हर घाव को भरने की अपनी जो है दवा बना रखी है। वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है, उसके लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं होती है। मैं समझता हूँ हार और जीत एक बड़ा विषय नहीं है। हाँ, टीस इस बात की ज़रूर रही उस टाइम पे कि एक मौका मिल जाता अगर जनता को सेवा करने का, बागेश्वर की जनता की सेवा करने का बहुत समय से मेरी तमन्ना थी। और मैंने ये बोला था कि विधायक को मिलने वाली सैलरी भी मैं गरीब लोगों के कल्याण में खर्च कर दूंगा।
तो ये एक बड़ा विषय था मेरे लिए। और क्योंकि मैंने अभी भी सुना है कि विधायकों की सैलरी बढ़ती चली जा रही है, भत्ता भी बढ़ा इस बीच। हाँ, भत्ता बढ़ गया इस बीच, तो बढ़ती चली जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि भत्ते बढ़ रहे हैं, भत्ते को अब जो आम जनता है ना, जो हमारे पहाड़ के हमारे माताएं बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग अम्मा बुबू हैं, वो नहीं जानते हैं भत्ता क्या होता है। मैं भत्ता को बता देता हूँ। जो सरकार द्वारा उसको विधायक को सुविधाएं दी जाती हैं अलग से, उसको भत्ता कहते हैं। तो आने जाने का जो भी है, हाँ, तो वो जो भत्ते हैं, वो भत्ते भी हम नहीं लेते। और हम व्यक्तिगत रूप से इतने सक्षम हैं कि देहरादून जा सकते हैं, विधानसभा में बैठ सकते हैं, घर बागेश्वर आ सकते हैं और आकर जनता की समस्याओं को सुन सकते हैं। छोटा सा संक्षेप में अगर आपसे जवाब चाहूंगा, वैसे कारण बहुत हैं आपके हारने के उपचुनाव को, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ डेरा डाल दिया था, मतलब पूरा बीजेपी का जितना हाईकमान बड़ा तंत्र जो है वो लग गया था। तो आप छोटी सी क्या वजह, एक आप अगर बता सकें तो क्या वजह मानते हैं आप अपनी हार की? देखिए, जब कोई भी घटनाक्रम होता है ना, तो तत्कालीन परिस्थितियां भी उस पर इन्वॉल्व होती हैं। और स्वाभाविक बात है, ये बात जो आपने ऑब्जर्व की है, ये बहुत गंभीर बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जितना सरकारी तंत्र था, उसने चुनाव को पूरे तरीके से प्रभावित किया है और वो उनके हाथ में था और हम कुछ नहीं कर सकते थे। अगर ये चुनाव आम चुनाव होता तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आज भी बता देना चाहता हूँ कि हम दुगने से भी ज़्यादा के अंदर से चुनाव जीतते। अच्छा, जब हाईकमान में जो है, अभी कांग्रेस हाईकमान की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे दावेदार और भी होंगे। आप तो इतने कॉन्फिडेंट है कि शायद मुझे ही टिकट मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग, हो सकता है कोई और दावेदारी, कोई और बाजी मार जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या फिर आपका क्या स्टैंड होगा? मतलब आप निर्दलीय जाएंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपको मान लेता हूं कांग्रेस का हाईकमान अभी, तो आपसे पूछना चाहता हूं क्या विकल्प होगा? क्या हारने वाले को टिकट देना जरूरी होगा? और मैं आपको एक चीज़ और गंभीरता से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिनको एज ए दावेदार प्रोजेक्ट किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, कुछ मीडिया बंधु आते हैं और कुछ कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों को हो सकता है बसंत कुमार की खूबसूरत शकल अच्छी ना लगती हो, ऐसे भी लोग होते होंगे, हर जगह होते हैं। परिवार है, घर है, मोहल्ला है, आपकी बिरादरी है, उसमें से भी कुछ लोग सुरेश पांडे से चिढ़ने वाले लोग जरूर होंगे नहीं होंगे? तो इस परिस्थिति में अगर मैं देखूं तो वो लोग होंगे जो प्रोजेक्ट करते हैं। तो मैं वास्तविकता बता दूं आपको, कोई भी ऐसा व्यक्ति बागेश्वर विधानसभा के अंदर, मैं स्वयं भी उसका समर्थक बन जाऊं, तो कांग्रेस पार्टी उसको टिकट नहीं देगी। और अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा कदम उठाती है, आप कहते हो कि 100% तो आप बोल रहे हो 101वें में जाते हो, तो हम ये मानो कि ये अप्रत्याशित कदम कांग्रेस पार्टी ने उठा लिया, तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक है, वो हमारे लिए नुकसानदायक। मैं कांग्रेस पार्टी हूँ आज की टाइम पे, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूँ आज की टाइम पे, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ आज के टाइम पे, तो इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को अलग नहीं मानता हूँ। और अगर जहाँ मैं अलग नहीं मानता, मैं कांग्रेस पार्टी के अहित की बात भी नहीं कर सकता। और मैं अहित की बात नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे बाद आने वालों को अगर आप दावेदार कहेंगे, तो मेरे बाद आने वाले तो दावेदार नहीं हैं मीडिया के माध्यम से, जैसा कि आप भी दिखा देते हो कई बार। तो मेरे बाद पार्टी के अंदर एंट्री करने वाले दावेदार नहीं हैं। और जो मुझसे पहले दावेदार थे, उन्होंने पार्टी आज की डेट में छोड़ रखी है। हम तो उनको आज भी आग्रह कर रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करते हैं, आओ, और पार्टी को मजबूत करना है। उपचुनाव के टाइम पे उन्होंने, बहुत सारे लोग तो कह रहे थे बसंत कुमार जी को टिकट मिला, इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी करके। हम तो उनको आज भी, हमारे बड़े भाई हैं वो, हम उनको आज भी आग्रह करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको धोखा दिया है। कांग्रेस से जिन्होंने चुनाव लड़ा है, वो बालकृष्ण जी, वो भी तैयारी कर रहे हैं। मैं उन्हीं की बात करूंगा, मुझे नहीं मालूम। आप अगर 2022 से पहले की बात कर रहे हैं, तो फिर आप जो है वृतांत ही गलत कर रहे हैं। मैं क्यों बात करने लगा 2022 से पहले की? मुझे तो 2023 की बात आप करें, 2022-23 में, और 2022 के बाद चलो ठीक है, आप जिनकी भी बात करते हैं, जो भी व्यक्ति है जो पार्टी के अंदर है, मैं नाम ले लेता हूँ प्रकाश कोहली जी का, नाम ले लेता हूँ नवल टमटा जी का, उन लोगों की चर्चा करिए ना आप। वो पार्टी में बने रहे। पार्टी से एक बार जो आदमी बाहर चला गया, अगर मैं कल बाहर चले जाता हूं, उसके बाद दोबारा आता हूं, तो मेरे से पहले पार्टी में आने वालों के बाद ही मेरी कुर्सी लगाई जाएगी, मेरा नंबर वहीं तय किया जाएगा। भाई साहब, इस बात को नाराज होने या बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं कर रहा हूं इस बात को। आपने नाम लिया है,
आप इस तरीके से जो है बोलेंगे तो हो सकता है ये विवाद का विषय बन जाए। उनकी निष्ठा पर आप सवाल कर रहे हैं, तो निष्ठा तो आपकी भी संदिग्ध नहीं है क्या? आप भी तो कई दलों से होके आए हैं। मैं कई दलों से होके आया हूँ। जिस दल से होके आया वहाँ वापस नहीं गया हूँ, वापस नहीं गया। नहीं समझा मेरी बात को? आप वास्तविकता को समझिए। मैंने अगर किसी से संकल्प लिया है, किसी से हाथ मिलाया है, तो मैंने धोखा नहीं किया है। मैंने दोबारा जो है उस दहलीज को पार करके वापस जाके दोबारा नहीं आया हूं मैं। नहीं समझा मेरी बात को? तो उस चीज को वो चाहे कोई भी हो, मैं किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बात कर रहा हूँ। आपने एक नाम लिया, उस नाम को लेके क्यों करते हो? ऐसे और भी लोग होंगे, और भी लोग होंगे जो गए होंगे और वापस आए होंगे। आप उनकी बात क्यों करते हो? मैं तो अपने ही पार्टी जिसमें मैं था, आम आदमी पार्टी में, मैं उनकी बात कर लेता हूँ। वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और मैं जब मुझे कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी से वापस जो है कांग्रेस में आ गए। हमारी वजह से आए नहीं आए, आपने देखा होगा। बसंत टमटा जी आए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। अभी हाल ही में हमारा प्रमोद जो है भारतीय जनता पार्टी से वापस कांग्रेस में आया है नहीं आया है? तो अब हम कांग्रेस ये कहे, प्रमोद ये कहे कि नहीं जी मुझे तो जो पुराने लोग हैं उनसे भी आगे की पंक्ति में रखो, तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, रखा जा सकता है, इसमें क्या बुराई है? आप प्रतिभा को आगे बढ़ाइए। देखो मैं आपको इतना बता देता हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई तीसरा है, चाहे कोई दूसरा है, प्रतिभा ही सबसे बड़ी है। प्रतिभा से डरने की आवश्यकता नहीं है। बसंत कुमार से बेहतर आदमी बागेश्वर में आ जाएगा। बसंत कुमार कांग्रेस पार्टी में, उसको टिकट कांग्रेस पार्टी देगी और मैं उसके पीछे लग जाऊंगा। बट मेरा कंपैरिजन तो हो सर। मेरा आप कहीं पर भी करो तो 10th क्लास के बच्चों को 10th क्लास में तो बिठाओगे, या 6ठी क्लास वाले को 10th क्लास में बिठा के उसके साथ कंपटीशन कराओगे? नहीं, टिकट तो देखिए, जब रंजीत दास ने चुनाव लड़ा वो 20,000 वोट लाए। बालकृष्ण 19,000 लाए कांग्रेस के साथ। लेकिन जब वो निर्दलीय लड़े तो फिर 1,500 लेके आए। तो अगर आप मुझे निर्दलीय मानते हो तो मेरा कद देख लो ना। आप निर्दलीय तो आप भी लड़े। आप तो अरे आप सोच लीजिए, निर्दलीय आप पूरे उत्तराखंड प्रदेश में आम आदमी पार्टी का चुनाव क्या कहते हैं डाटा निकाल लीजिए। ये तो है। समझ रहे हैं? उनको 1% 2% वोट पड़ा है, मुझे 22% वोट पड़ा है बागेश्वर में ना। मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा, पूरे उत्तराखंड का डाटा निकाल लीजिए। जहां हरिद्वार में 2-3 सीटें जीती होंगी वो एक अलग विषय है, पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में मेरा सबसे ज्यादा वोट परसेंट बहुजन समाज पार्टी में सबसे ज्यादा। समझ रहे हैं? और उसके बाद भी तो बीएसपी चुनाव नहीं लड़ी क्या? जब मैं आम आदमी पार्टी में गया बीएसपी चुनाव नहीं लड़ी क्या? बीएसपी 11,000 वोट क्यों नहीं लाई फिर बताइए? ओम प्रकाश टमटा जी लड़े, ऊपर वाले की उससे उनकी आत्मा को शांति मिले, आज वो दिवंगत हो गए, लेकिन वो चुनाव लड़े, 700 वोट मिले थे उनको। ठीक है, इसका मतलब ये था कि व्यक्तिगत रूप से हमने लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। चुनाव हारना जीतना मेरा मकसद नहीं है। और मैं 100% आपको बताता हूँ 2027 में हम विधानसभा में पहुंचेंगे और 2027 में हम सरकार भी बनाएंगे। और कांग्रेस की कैबिनेट जब बैठेगी तो हम इस बात की भी दावेदारी करेंगे कि हम भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं, हमारे माँ बाप ने भी हमको पढ़ा लिखा के हाईकोर्ट उत्तराखंड तक पहुंचाया है, हमें भी ऐसे जगहों पर बिठाया जाए जहां पर हम कुछ पब्लिक के लिए, जनता के लिए अच्छी पॉलिसी बना सकें और अच्छे काम कर सकें। अच्छा चलिए, मान लेते हैं हाईकमान ने आप ही को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। तो आप बीजेपी में किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? किससे आप चाह रहे हैं कि मेरा मुकाबला हो जाए? कोई मतलब टफ कंपटीशन है? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। जी ये सबलेट जो है आपका सवाल है, इसका जवाब देना बड़ा कठिन है, क्योंकि आज की डेट में मैं दीदी को भी थोड़ा सा इतना एक्टिव नहीं देखता हूँ कि वो जो है हर जगह पे, उनका बेटा आजकल जगह जगह पे जाके प्रोग्रामों को अटेंड कर रहा है, वर्तमान विधायक। हाँ जी, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा है ना, देखो व्यक्तिगत रूप से राजनीति कोई किसी का भी करे, पर मेरा अपनत्व तो मेरी आत्मीयता हर किसी के लिए अपनी अलग तरीके से है। और इस बात से हम बिल्कुल भी खुश नहीं रहे कभी भी कि चंदन राम दास जी दिवंगत हो गए। मेरे को इस बात की शिकायत है भारतीय जनता पार्टी से कि 4 बार वो चुनाव जीते और उनको चौथी बार जब वो असेंबली में पहुंचे तब इन्होंने मिनिस्टर पद दिया, लेकिन देखो दुर्भाग्य से वो अपने पूरे मिनिस्टर पद का उपभोग नहीं कर पाए। ये हमारे लिए बड़ा तकलीफदायक विषय है। पर हाँ, जब पर प्राकृतिक जो हो गया उसके पीछे हम कुछ नहीं कर सकते साहब। अच्छा चलिए, तो अच्छा बीच में हम देख रहे थे उत्तराखंड में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला। कभी बॉबी पवार के रूप में
स्वाभिमान मोर्चा आगे आता है, अब यूकेडी बहुत तेज़ी से उभर रही है, उनको आशीष नेगी, आशुतोष नेगी, इन लोगों ने बहुत अच्छा एक्टिव कर रखा है, जनता के मुद्दों को उठाते हैं। तो क्षेत्रीय ताकतों के उभरने को आप कैसे देखते हैं? उत्तराखंड में, बागेश्वर में भी बीच में हमने रैली देखी, काफ़ी लोग जो उससे जुट रहे हैं। देखो, क्षेत्रीय ताकतें अगर उभरेंगी तो टारगेट किसको करेंगे? ये तो मतलब आप तो विद्वान पत्रकार हैं साहब, ऐसा देखिए, ये सवाल ये सवाल भी नहीं, अपने लिए जगह बनाने के लिए उनको वो कहेंगे क्या कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी सरकार ठीक से नहीं चला रही है, बोलेंगे क्या? वो कहते हैं राष्ट्रीय दल खराब है उत्तराखंड। वो एक सेंटेंस है, मैं बाकी बातें कर लेता हूँ। क्या बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो ठीक काम कर रही है, कांग्रेस ने सही काम नहीं किया, यहाँ पर कहेंगे। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की ही एंटी इनकम्बेंसी है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाला आदमी आज की डेट में बहुत नाराज भी है कि वो इस बात से पछताता है, वो उसको रिग्रेशन है इस बात का कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों किया। आज भी मैं कई लोगों से मिलता हूँ, गलती होगी साहब हमसे, थोड़े से में आप रह गए और जो है हमने गलती कर दी। ऐसे भी स्पष्टवादी लोग भी हैं अभी हमारे पास जो सीधे सीधे बोलते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो ये क्षेत्रीय दल जो उभर कर सामने जो संगठन आ रहे हैं, इन संगठनों की जो मांगे हैं जायज़ मांगे हैं, सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। अगर हम आने वाले कल में अपनी पावर में, अपनी सत्ता में अगर आते हैं तो हम समझते हैं कि जो भी मांगे वो जायज़ उठाते हैं। जिस तरीके से बेरोजगारों की मांगे उठाते हैं, अन्य जो है उत्तराखंड के उत्थान की मांगे उठाते हैं, तो क्या गलत है? हम उसको पूरा करने का पूरा काम करेंगे। इस बात को हम उनको आश्वस्त करते हैं। हम तो कहते हैं कि वह जो है वह इस टाइम पे लड़ाई का प्रश्न जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए अगर काम करे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, अगर आपको लगता है कि अगर जैसे यूकेडी भी लड़े और या त्रिकोणीय हो जाए या चतुष्कोणीय मुकाबला हो जाए तो सत्ता विरोधी वोट बंटने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस को नुकसान हो जाए या भाजपा के लिए रास्ता बन जाए? आप इसको कैसे देखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हो? सत्ता विरोधी वोट बंटने से भाजपा को, कांग्रेस को नुकसान कैसे हो जाएगा? सत्ता विरोधी वोट बटेगा तो कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। सत्ता विरोधी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा ना, आपको अपना कैडर मिलेगा, भाजपा को अपना कैडर मिल जाएगा। मैं तो ऑलरेडी 30,000 हूँ बागेश्वर में, ऐसे बहुत सारी सीटें हैं हमारी। आप ये देखिए ना, जहां पर हम बिल्कुल बहुत कम अंतरों से चुनाव हारे हैं, ऐसे कम से कम 20 से 25 सीटें हैं कांग्रेस पार्टी का। आप आंकड़ा तो निकालिए, अगर वो बराबर भी बना रहता है और सत्ता विरोधी वोट बढ़ जाता है 2 भागों में, हम तो चुनाव जीत रहे हैं। ध्रुवीकरण तो हमारे लिए फायदेमंद है इस टाइम। तो मतलब बागेश्वर के परिप्रेक्ष्य में नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बागेश्वर मैं कह तो रहा हूँ आपको, अन्य सीट आप कह रहे हो, मैंने पूरा सेंटेंस बोल दिया है, पूरी बात बोल दी है कि हमारे पास आप आंकड़ा निकालिए, चेक करिए। कांग्रेस पार्टी पिछली बार 20 से 25 सीटें बहुत कम 2,000, 1,500, 3,000 वोटों के अंतर से हारी हुई है। कपूर 4,000 से हारी है, 4,000 से। आप देख रहे हैं, अगर वहाँ 4,000 वोटों के अंतर से ध्रुवीकरण हो जाता है, 4,000, 5,000 वोट अगर कोई तीसरा ले आता है तो फिर कांग्रेस तो चुनाव जीत रही है। ये तो हुआ। चलिए, आपका गणित है। अच्छा, चलिए, अगर आप जनता के बीच में जाते हैं तो बहुत सारे मुद्दे हैं आपके पास, तो लेकिन फिर भी किन किन मुद्दों को लेके जाएंगे? और बड़ा मुद्दा क्या है आपके बागेश्वर के परिप्रेक्ष्य में? आप क्या मानते हैं? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, रोजगार है, महंगाई है, क्या आपकी नज़र में? देखिए, सारे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, सारे मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये सबसे शीर्ष पर है। स्वास्थ्य की बात अगर आप करें तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हमारा बैजनाथ है, आप इस बैजनाथ को केवल गरुड़ क्षेत्र के दायरे में देखते होंगे, पर ये बैजनाथ जो है केवल यही नहीं, गढ़वाल क्षेत्र के लोगों का भी, हाँ, चमोली से लेके वहाँ तक सारा, जो ग्वालदम से लेके नीचे सारा इलाका जो है वहाँ पे डिपेंड है। और वो फर्स्ट एड जो है सेंटर बना हुआ है वहाँ पे। एक अच्छा हॉस्पिटल अगर वहाँ पे बन जाता। बागेश्वर में भी बेरीनाथ के लोग आते हैं। बेरीनाथ के लोग आते हैं। तो बागेश्वर कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। बागेश्वर सब लोगों की आशा है, सेंटर प्लेस है। और यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था को बेहतर किया जाना तो बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा की जहाँ बात है, शिक्षा मैं ये बड़ा मतलब ट्रिकी विषय है। बहुत सारे लोग इस विषय में बोलते नहीं हैं कि शिक्षा कैसे प्रोवाइड होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की शिक्षा बहुत बदतर हो चुकी है। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। तो हमें इसका सामंजस्य कैसे बैठाना पड़ेगा, इस विषय पर गंभीरता से सोचने वाला शिक्षा मंत्री चाहिए हमको। ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए कि जो बादल के लिए ऐप बना दे। बादल के लिए ऐप की ज़रूरत नहीं है अभी हमको शिक्षा मंत्री
बेहतर होना चाहिए। जी। बादल के लिए आप वही शिक्षा मंत्री जी बना रहे थे शायद, धन सिंह जी का धन सिंह जी का बयान था। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, धन्यवाद। इसलिए बातचीत के लिए आपने वक्त निकाला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे बसंत कुमार जी अधिवक्ता, और उनका स्पष्ट मानना है कि उनको शायद हाईकमान उनको बागेश्वर के मामले में निश्चित तौर पर उनको टिकट मिलेगा, और तैयारी भी कर रहे हैं और बहुत सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच भी जा रहे हैं। उनका विश्वास है कि आने वाले वक्त में जनता जिस तरह से उनको इससे पहले जो स्नेह प्रेम और आशीर्वाद जनता ने दिया है, उनको लगता है कि 30-35 हज़ार वोट तो उनके पास निश्चित तौर पर आएगा ही आएगा। और पार्टी के भीतर भी वो इस चीज़ को प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि हाईकमान निश्चित तौर पर उनके जो पिछले प्रदर्शनों को है उसे ध्यान में रखते हुए उनको निश्चित तौर पर टिकट देगा। तो इसी तरह की खबरें जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31।